Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are discussing about the dramatic art. Let us try to understand what is meant by drama, what are the components which makes a drama, what is the difference between drama and novel, how this art was popularized by English dramatists during various eras including Elizabethan and Victorian period, how this form became very popular at the hands of Shakespeare, Benson and other dramatists. What is the difference between drama and novel? These are various questions under discussion in this lecture. Let us try to understand the ingredients of dramatic art and let us try to understand the definition of dramatic art. Drama is an enactment of fiction or fact before an audience on the stage. हम ड्रामा को समझने की कोशिश कर रहे हैं. इंग्लिश लिटरेचर में जब भी हम ड्रामा की बात करेंगे तो ड्रामा और नॉवेल के फर्क को भी हमें समझना है. ड्रामा एक प्रकार का एनैक्टमेंट ऑफ फिक्शन और फैक्ट है. वास्तविकता या कल्पना का जो प्रतीकात्मक रूप रंगमंच पर पेश किया जाता है ऑडियंस के सामने मंच पर, उसे हम ड्रामा कहते हैं. There is a plot, character, dialogue, and atmosphere and outlook on life just as novel. ड्रामा में कुछ अहम हिस्से होते हैं. इसमें प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, डायलॉग होता है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ड्रामा, एंड एटमॉस्फेयर एक विशेष प्रकार का माहौल वहाँ पर बनाया जाता है, एंड आउटलुक ऑन लाइफ और जीवन के बारे में, जिंदगी के बारे में एक दृष्टिकोण भी ड्रामा के माध्यम से रखा जाता है. बिल्कुल ये सारी चीज़ें नॉवेल में भी होती है. अगर ये सारी चीज़ें नॉवेल में हैं, if these all factors are available in novel, then what is the difference between drama and novel? Now the intention of the drama should be taken into consideration. हम ड्रामा के इंटेंशन को ध्यान में रखेंगे. ड्रामा इज इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज इन पब्लिक एंड नॉवेल इज रेड इन प्राइवेट. ये बहुत मूलभूत फर्क है. ड्रामा लिखा जाता है ताकि लोग उसको एनैक्ट करें, उसका नाटकीय रूपांतर मंच पर पेश किया जाए, और नॉवेल ये हम कहीं भी अपनी प्राइवेट प्लेस में, अपने घरों पर, किसी भी जगह पर जाकर आराम से पढ़ सकते हैं. ये एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क नॉवेल और ड्रामा के उद्देश्य में है. ड्रामा इज अ कंपोजिट आर्ट. ड्रामा और नॉवेल में और एक फर्क है. ड्रामा बहुत सारी अलग अलग फैक्टर्स को मिलकर बनता है. आर्ट विच इंक्लूड्स ऑथर. ड्रामा में एक लेखक का योगदान है, द एक्टर एक कलाकार इंपॉर्टेंट है, स्टेज मैनेजर, ऑल वर्क टू प्रोड्यूस टोटल इफेक्ट. और इन सारी व्यक्तियों को मिलाकर, इन सारे फैक्टर्स को मिलकर फिर ड्रामा का एक कंपोजिट रूप हमारे सामने आता है. द नॉवेल कैन बी एज लॉन्ग एज द ऑथर प्लीजेस. नॉवेल अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना लंबा खींचा जा सकता है. ऑथर की, लेखक की, नॉवेलिस्ट की, उपन्यासकार की अपनी मर्जी का वो सवाल होता है. एंड ड्रामा इज लिमिटेड. It has a limit, its whole message in few hours. ड्रामा में एक लिमिट है, एक मर्यादा है. कुछ घंटों के अंतर में ही ड्रामेटिस्ट को अपने मैसेज को लोगों तक, ऑडियंस तक पहुंचाना होता है. ये एक महत्वपूर्ण फर्क नॉवेल और ड्रामा में है. So there are some limitations, responsibilities on dramatist in comparison to novelist. तो एक बात तो हमारे समझ में आती है कि ड्रामेटिस्ट और नॉवेलिस्ट में जिम्मेदारियों का थोड़ा अंतर है. ड्रामेटिस्ट के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मर्यादाएं हैं, लिमिटेशंस है, जो नॉवेलिस्ट के ऊपर नहीं है.
ड्रामेटिस्ट हैज टू टेक इनटू अकाउंट, ड्रामेटिस्ट को बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में लेना पड़ता है. कौन कौन सी? द ऑडियंस, the actors, the producers, the scene painter, the dressmaker, the musician, the electrician, and many others, which leads to financial burden and financial limitations. बहुत सारे फैक्टर्स जो ड्रामा को ड्रामा बनाते हैं सही मायने में, ड्रामा का पूरा इफेक्ट लाने के लिए ये सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं और इनको एक साथ लाने में एक फाइनेंशियल बर्डन भी ड्रामेटिस्ट के ऊपर बढ़ते जाता है, मैनेजर के ऊपर बढ़ते जाता है. इस बात से नॉवेलिस्ट बहुत दूर है. नॉवेलिस्ट फ्री टू इग्नोर दिस ऑल. इन सारी चीज़ों को नॉवेलिस्ट नज़रअंदाज कर सकते हैं. व्हेन अ नॉवेल इज रिटन इट इज़ फिनिश्ड. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नॉवेल के और ड्रामा के संदर्भ में. जब नॉवेल लिखा जाता है, लिखकर हो जाता है, तो वो लिखना ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है. But when a play has been written, the worst difficulties still lie ahead. पर जब एक ड्रामा लिखकर ख़त्म हो जाता है तो वहाँ ड्रामा ख़त्म नहीं होता. बहुत सारी चीज़ें हैं जो और इंतज़ार कर रही होती है. ऑडियंस है, एक्टर्स है, ड्रामेटिस्ट के साथ ऑथर्स है, बहुत सारे टेक्नीशियंस है, इलेक्ट्रीशियंस है, फाइनेंसर्स है, स्टेज पेंटर्स है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, मेकअप मैन से लेके बहुत सारी चीज़ें, म्यूजिशियंस वगैरह जो इंतज़ार कर रहे हैं ड्रामा के परफेक्ट ड्रामा होने का. बहुत सारी कठिनाइयाँ ड्रामा के फील्ड में आती हैं. नॉवेलिस्ट हैज़ लिबर्टी टू कम फॉरवर्ड इंटरप्रेटिंग स्टोरी. और एक नॉवेल में एक फ़ायदा है, जब चाहे नॉवेलिस्ट अपने आप को, अपने किरदार को नॉवेल में सामने ला सकता है अपनी बात को कहने के लिए. ड्रामा में चल रहे कथानक को बीच में रोक कर he can stop the story in between and can interrupt and he can convey his own message stopping the story and address the readers. But dramatist does not address in such a way. पर ड्रामेटिस्ट अपने आप को इस तरह से पेश नहीं कर सकते मंच पर. he speaks through his characters. अगर ड्रामेटिस्ट कुछ बात करना चाहे तो बात अपने किरदारों के माध्यम से, कैरेक्टर के माध्यम से करते हैं. अपने डायलॉग, अपने विचार उनके डायलॉग के थ्रू वो पेश करते हैं. विलियम थैकरे एंड विलियम शेक्सपियर, these are two special and important personalities who used this kind of a way of conveying his message through the drama. William Thackeray and William Shakespeare used this way as a common practice. Whenever there was an opportunity to convey the message, Thackeray and Shakespeare projected themselves or tried to come forward before the audience through the dialogues of their characters. Lord Bernard Shaw is another gigantic name in the field of English drama, and John Galsworthy tried special force and brilliance to express their views on social and political questions of every kind. हर प्रकार के सामाजिक विषयों पर या राजनीतिक विषयों पर अपने विचारों को उतने ही प्रगल्भता के साथ रखने के लिए लॉर्ड बेर्नार्ड शॉ और जॉन गाल्सवर्दी जाने जाते हैं. इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया, अपने पावरफुल टैलेंट का इस्तेमाल किया, अपने सोशल और पॉलिटिकल नॉलेज का प्रयोग किया और कैरेक्टर के माध्यम से अपने विचारों को ऑडियंस के सामने रखने की कोशिश की. The dramatist speaks through the other characters and never is his own person. Dramatist अपने आप कुछ भी नहीं बोलते, वो किसी किरदारों के माध्यम से अपनी भूमिका को ऑडियंस के सामने लाते हैं और वो अपने आप को कभी पेश नहीं करते. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो नॉवेल से दूसरी कहानियों को ड्रामा बनाती है. स्ट्रक्चर ऑफ प्ले को जानने की कोशिश करते हैं कि ड्रामा का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्रामेटिक आर्ट में. ऑल ड्रामास मूव्स अराउंड प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट. सभी प्रकार के ड्रामा अगर आप देखेंगे तो आपको एक विशेष प्रकार की बात समझ में आएगी कि किसी न किसी समस्या के इर्द गिर्द या किसी कॉन्फ्लिक्ट के द्वंद्व के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती रहती है. ट्रेजेडी डील्स विद सीरियस थीम. ट्रेजेडी में किसी गमगीन बात होती है, कोई गंभीर बात होती है. एंड कॉमेडी विथ लाइट थीम प्रॉमिसिंग हैप्पी एंडिंग. और कॉमेडी जो एक वचन देती है हैप्पी एंडिंग का,
खुशी खुशी अगर कहानी ख़त्म होती है तो हम इस प्रकार के ड्रामा को कॉमेडी कहते हैं। इन दो मेजर हिस्से में कॉमेडी और ट्रेजेडी को हम बांटते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले इज सेम इन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। ट्रेजेडी और कॉमेडी का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक जैसा है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ये पूरे ड्रामा को 5 अलग अलग अंकों में, एक्ट्स में बांटा जाता है। ये कौन कौन से 5 एक्ट्स है वो भी समझ लेते हैं। पहला जो पार्ट होता है किसी भी ड्रामा का, जहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, उसे एक्सपोजिशन कहते हैं। दिस इज द सिचुएशन फ्रॉम विच द एक्शन स्टार्ट्स। द ड्रामा ओपन्स फ्रॉम हियर and most of the first part of the act 1 is covered by exposition. Exposition ये किसी भी ड्रामा का पहला हिस्सा है जहाँ कहानी की एक्शन की शुरुआत होती है, और एक्ट 1 का तकरीबन पूरा हिस्सा एक्सपोजिशन कवर करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ से ड्रामा में उलझने शुरू हो जाती है, इसे राइजिंग एक्शन भी कहते हैं। एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टोरी, यहाँ से स्टोरी प्रोग्रेस होती जाती है। ये तकरीबन दूसरे और तीसरे एक्ट के दरमियान कॉम्प्लिकेशंस चलते रहते हैं। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स को हम क्राइसिस भी कहते हैं। टर्न बेटर और वर्स टर्न इन द स्टोरी। जिस कहानी को एक्सपोजिशन से स्टार्ट किया, कॉम्प्लिकेशन में हमने सेकंड और थर्ड एक्ट में डेवलप किया, वही कहानी तीसरे एक्ट के अंतिम छोर तक अपने पूरे कहानी के दूसरे पड़ाव की बात करती है। या तो कहानी किसी अच्छे मोड़ पर आकर टर्न हो जाती है, या किसी शोकांतिका के तरफ ये कहानी जाना चाहती है। अब एक चौथा एक पार्ट है इसमें जिसको डेनुमा कहते हैं, फॉलिंग एक्शन कहते हैं। अनटाई द कॉम्प्लिकेशंस, यहाँ पर उलझनों का सुलझना शुरू हो जाता है। अगर वो कॉमेडी है तो खुशी खुशी कहानी खत्म होने की तरफ जाएगी, अगर ट्रेजेडी है तो दुखद अंत की तरफ जाएगी। और तीसरे अंक का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है, चौथा और पांचवा अंक, ये डेनुमा में कवर किया जाता है। इस प्रकार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ एक्ट तक अलग अलग ये एक्ट ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को कवर करते हैं। और पांचवा और अंतिम इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी ड्रामा का, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। कॉमेडी में इसे सॉल्यूशन कहेंगे, और कैटास्ट्रॉफी और ट्रेजेडी में इसे हम कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। पांचवा जो एक्ट है इस कैटास्ट्रॉफी को और सॉल्यूशन को कवर करता है। इस प्रकार से ड्रामा का स्ट्रक्चर बनता है। द एलिजाबेथन ड्रामा फॉलोड सिनेक एंड ट्रेजेडी which was divided into 5 acts and number of scenes. अब इंग्लिश ड्रामा हो या रोमन प्लेस हो, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए और एक दूसरे के असर को वो दिखाते हैं। सिनेका का इफेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा है। एलिजाबेथन ड्रामा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था सिनेकन ड्रामा से, इसलिए सिनेकन ड्रामा का जो फॉर्मेट है 5 एक्ट्स वाला, उसी को इंग्लिश ड्रामा ने कॉपी किया है। Elizabeth I was a long ruling queen of England. जिस एलिजाबेथन पीरियड में ड्रामा सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुए, दिस पीरियड इज नोन एज अ गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य का इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। और तकरीबन 40, 45, 44 साल के अपने लंबे रिजिम में क्वीन एलिजाबेथ I ने साहित्य को बहुत प्रोत्साहन दिया। विलियम शेक्सपियर जैसे बहुत बड़े बड़े महान कवि इसी समय में हुए। तो गवर्निंग विथ रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड इवेंचुअली अपॉन हर हाफ सिस्टर मैरी ट्यूडर्स डेथ, शी टुक द क्राउन। ट्यूडर डायनेस्टी की सबसे सक्सेसफुल क्वीन के रूप में एलिजाबेथ को जाना जाता है। एलिजाबेथ रूल्ड for about 44 years from 1558 until her death in 1603. And this period is known as the Elizabethan period. And Elizabethan dramas were influenced by Senecan drama. Let us try to understand about Seneca also. Seneca was a Roman dramatist and a philosopher. He belongs to 4th BC to 62 AD. The plays of Seneca exercised great influence on medieval playwrights who used them as a model for literary limitations.
और लिटरेरी इमिटेशंस के लिए सेनेका के ड्रामा को बहुत बखूबी माना जाता है, समझा जाता है। सेनेका ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है रोमन ड्रामास के बारे में। स्टेज बहुत सिंपल हुआ करता था और जब भी चेंज करने की बारी आती थी एक नोटिस लगा दिया जाता था इन्फॉर्मेशन लिखकर, और इस तरह से एक्ट चेंज हो जाते थे। दिस वॉज द इनिशियल स्टेज ऑफ इंग्लिश ड्रामा। मॉरलिटी प्लेस और मिराकल प्लेस के बाद स्टेज बदलते के रोमन एम्पायर से प्रेरित होकर एलिजाबेथन पीरियड के अंत तक जब शेक्सपियर के ग्लोब वगैरह थिएटर शुरू हुए तब जाके स्टेज बहुत फिनिश्ड फॉर्म में आ चुके थे। इफ द प्ले वॉज टू शॉर्ट, अगर ड्रामा बहुत छोटा होता था तो एक छोटा सा वन एक्ट प्ले उसमें परफॉर्म किया जाता था बीच में, जिसे कर्टन रेजर कहते हैं। कर्टन रेजर इज व्हाट? अ वन एक्ट प्ले ऑफ लाइट नेचर which was performed during the full-fledged drama. It is called curtain raiser. Now let us try to understand how much the drama is the part of reality, fact and fiction. Realism and romance, it is the combination which is displayed in the drama altogether. Dryden defines drama as just and lively image. ड्राइडन जिस तरीके से ड्रामा को डिफाइन करते हैं वो डेफिनेशन जानना भी ज़रूरी है। जस्ट एज लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर। ड्रामा को ड्राइडन मनुष्य के स्वभाव की जीती जागती तस्वीर कहते हैं, रिप्रेजेंटिंग इट्स पैशन एंड ह्यूमर्स एंड चेंजेस ऑफ फॉर्चून टू विच it is subject for the delight and instruction of mankind. Now, let us try to understand how far this definition can be applied to the drama. But it is the fact that all dramas cannot display fact. ये बात तो है कि वो जिंदगी के एक्चुअल इमेज को प्रदर्शित तो करते हैं, पर सारे ड्रामास फैक्ट के ऊपर आधारित नहीं हो सकते। जिंदगी की हर सच्चाई को हम ड्रामा में नहीं दिखा सकते। इट इज़ अ पोर्ट्रेट एंड नॉट अ फोटोग्राफ। ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है। पोर्ट्रेट जिसे हम अपने ब्रश से पेंट से निकालते हैं और फोटो जो कैमरा से खींचते हैं, तो दोनों में तो फ़र्क होना ही है। यही फ़र्क ड्रामा में फैक्ट और फिक्शन के बारे में है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि ड्रामा इज़ अ पोर्ट्रेट नॉट अ फोटोग्राफ। इट कैन नॉट बी द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ड्रामा इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन। जब भी ड्रामा लिखा जाता है तो कवि, लेखक, नाटककार अपनी अपनी कल्पनाओं का विस्तार करते हैं, कल्पनाओं का प्रयोग करते हैं। इमेजिनेशन owing a lot from the experiences and observations making it dramatic. और ये सारी कल्पनाएं कहाँ से आती है? ये कल्पनाएं उनके एक्सपीरियंस से, अनुभव से आती है और कभी कभी जिंदगी के ऑब्जर्वेशन से आती है। शेक्सपियर enlarged the image of drama. शेक्सपियर ने ड्रामा की इमेज को एनलार्ज किया है, बड़ा किया है, विस्तारित किया है थ्रू हिज इमेजिनेशन, लॉफ्टी लैंग्वेज एंड मैजेस्टी ऑफ कंसेप्शन। कितनी सुंदर सुंदर कल्पनाएं शेक्सपियर ने की है। मनुष्य शायद ही ऐसी कल्पनाओं का विस्तार कर सकता था। शेक्सपियर ने अंग्रेजी साहित्य को कई सारे नए नए शब्द देकर, कई सारे ड्रामास देकर उपकृत किया है। बेन जॉनसन और एक बड़ा नाम है नाटक के क्षेत्र में अंग्रेजी में, और बेन जॉनसन ऑल्सो ट्राइड टू शो एन इमेज ऑफ टाइम्स एंड यूज लैंग्वेज ऑफ पीपल। लोगों की भाषा को ड्रामा में प्रयोग करके बेन जॉनसन ने एक नए प्रयोग को अंजाम दिया, और आम लोगों की भाषा भी अंग्रेजी साहित्य के ड्रामा की भाषा हो सकती है, ये उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया। So these are all important parts and discussions related to the dramatic art, and this discussion will help you to understand what is mean by comedy, what is mean by tragedy, what is tragicomedy and other dramatic forms in the forthcoming lectures. I think this discussion will definitely help you make a foundation for you to understand the next lecture. Thank you very much for watching this video and hope to complete the drama in the next lectures.